एवरीबॉडी, यू आर वॉचिंग क्लास 12 चैप्टर 1 पार्ट 2। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, इस टॉपिक को विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऑलरेडी गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदारो, ये मोहनजोदारो जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शहर था जो कि एक बहुत प्लान तरीके से बनाया गया था। तो नेम में ही दिया गया, टॉपिक के नेम में, मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, यानी कि एक ऐसा अर्बन सेंटर था जो बहुत प्लान तरीके से बनाया गया था। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban center. हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक फीचर पता है क्या है? अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहर बहुत बेहतर तरीके से बनाए गए हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड वो बनाए गए हैं। इस चैप्टर में हम मोहनजोदारो शहर के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। मोहनजोदारो पहली जगह नहीं थी जिसको डिस्कवर किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो पहली जगह थी हड़प्पा, लेकिन फिर भी मोहनजोदारो के बारे में बहुत अच्छे से जाना जाता है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। मोहनजोदारो जो सेटलमेंट है इसे 2 हिस्सों में, 2 सेक्शंस में बनाया गया है। एक जो कि छोटा है लेकिन ऊंचाई पे है, दूसरा जो कि बड़ा हिस्सा है लेकिन वो नीचाई पे है। आप ये इमेज देख सकते हो, मोहनजोदारो 2 सेक्शंस में बना हुआ है। एक सेक्शन ये जो कि छोटा है और दूसरा जो बड़ा है। ये जो छोटा है ये थोड़ी सी ऊंचाई पे है, ठीक है, ये ऊंचाई पे है, लेकिन ये जो बड़ा हिस्सा है, इतना बड़ा आप देख सकते हो, ये हिस्सा थोड़ी सी नीचाई पे है एज कम्पेयर टू दिस स्मॉलर वन, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें नाम दिया है सिटाडेल एंड लोअर टाउन, यानी कि ये जो छोटा हिस्सा है इसे सिटाडेल बोला गया है क्योंकि ये ऊंचाई पे बसा हुआ है, और ये बड़ा हिस्सा नीचाई पे बसा हुआ है, इसे इसलिए नाम दिया गया है लोअर टाउन। लोअर टाउन यानी कि नीचाई पे बसा हुआ टाउन, ठीक है। सिटाडेल जो है वो ज़्यादा हाइट पे है, क्यों? क्योंकि जो सिटाडेल के ऊपर बिल्डिंग्स बनी है वो मड और ब्रिक के प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई है, ठीक है। और सिटाडेल की चारों तरफ वॉल भी बनाई गई है, यानी कि इसे फिजिकली लोअर टाउन से अलग किया गया है। लोअर टाउन को भी वॉल किया गया है। अब लोअर टाउन, कंफ्यूज नहीं होना है, लोअर टाउन है ये बड़े वाला। अब इस लोअर टाउन को भी वॉल किया गया है और इसकी भी कई सारी बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये फाउंडेशन की तरह, यानी कि नींव की तरह काम करते थे। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ़ वन लेबरर मूव, एक कैलकुलेशन लगाई गई है, रफ कैलकुलेशन, अगर एक लेबरर हर रोज़ 1 क्यूबिक मीटर जो अर्थ है, मिट्टी है, उसे उसकी जगह पे रखेगा तो उसे लगभग फाउंडेशन, नींव बनाने में ही, नींव को रखने में ही लगभग 40 लाख यानी कि 4 मिलियन डेज लग जाएंगे उस एक पर्टिकुलर वर्कर को। इतनी तो उसकी लाइफ भी नहीं होती। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, बहुत लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी इस काम को करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा लेबर नीडेड वर्क था, कितने ज़्यादा लेबर चाहिए होते थे इस काम के लिए, ठीक है। कंसिडर समथिंग एल्स, वंस द प्लेटफॉर्म्स वर इन प्लेस। अब मान लो प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं तो उसके बाद बिल्डिंग भी करनी होती थी। बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स, यानी कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। इससे क्या पता चलता है कि सेटलमेंट पहले प्लान की गई थी और उसके बाद उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था। अदर साइंस ऑफ द प्लानिंग इंक्लूड, और दूसरे और भी साइंस मिले हैं कि भाई प्लानिंग हुई थी। इसका हमें कैसे पता चला? जैसे कि ब्रिक्स मिली हैं, मतलब जो कि बेशक सन ड्राइड ब्रिक्स हो या फिर बेक्ड। सन ड्राइड यानी कि जो सूरज के नीचे सुखाई गई है, ईंट बनाई, एक शेप दी और उसे सुखा दिया, दैट इज सन ड्राइड ब्रिक। या फिर बेक्ड, बेशक बेक्ड ब्रिक हो या सन ड्राइड, वो दोनों ही ब्रिक्स एक स्टैंडर्डाइज रेशो की होती थी, यानी कि एक फिक्स्ड कैलकुलेशन के हिसाब से ईंटों को बनाया जाता था। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ कैसे होती थी? लेंथ होती थी 4 इंटू एच और ब्रेड्थ होती थी 2 इंटू एच। तो इस रेशो में सभी ईंटों को बनाया जाता था। ऐसी ईंटें हड़प्पन सेटलमेंट्स में हर जगह यूज होती थी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत प्लानिंग के साथ सिविलाइजेशन बनाई गई थी। लेइंग आउट ड्रेन्स, अब ड्रेन्स भी देखने को मिले हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज़ वॉज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। बहुत अच्छे से प्लान किया गया ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। क्या मतलब है? बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम प्लान करके बनाया गया है। अगर आप लोअर टाउन को देखेंगे तो उसमें क्या बनाए गए हैं? रोड्स बने हैं, स्ट्रीट बने हैं, और उसी के हिसाब से ग्रिड पैटर्न में जो ये है ड्रेन्स, ये भी देखने को मिले हैं इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। देखो, दिस इज रोड, या फिर ये एक स्ट्रीट है या फिर एक रोड है, यू कैन से।
तो बिल्कुल एक ग्रिड पैटर्न में, यानी कि एक ड्रेन है, ये एक मेन ड्रेन से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से एक ड्रेन आ रहा है, वो मेन ड्रेन से कनेक्ट, ये ऐसे यू कैन सी एक ड्रेन। तो इसमें मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मान लो ये एक ड्रेन है, यहाँ से ड्रेनेज का जो वाटर है या फिर वेस्ट है वो आ रहा है, और ये एक मेन ड्रेन होता था। तो सभी ड्रेन्स एक मेन ड्रेन से आके कनेक्ट होते थे और वो राइट एंगल या फिर 90 डिग्री पे एंगल्स बनाते थे, ठीक है। और ग्रिड में, यानी कि रोड के अक्रॉस जो है मेन ड्रेन फ्लो करता था। तो ये सिस्टम बनाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इससे क्या पता चलता है कि स्ट्रीट्स जो हैं विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलॉन्ग देम, यानी कि पहले गलियां बनाई गई थी और ड्रेन्स बनाए गए थे और उसके बाद घर बनाए गए थे, ठीक है। यानी कि पहले गली बना दी, ड्रेन्स बना दिए, और फिर जो जगह बची, मान लो ये जगह बची, ये जगह बची, और वहाँ पर घर बना दिए गए थे, ठीक है। इससे ये पता चलता है इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट। मान लो अगर घर का जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है वो स्ट्रीट वाले मेन ड्रेन में भेजना है, तो इसका क्या मतलब है कि हर एक घर की एक दीवार जो है वो एक स्ट्रीट ड्रेन की तरफ उसका फेस होगा, ठीक है, या फिर ज्वाइन करेगी। हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट, यानी कि एक गली में एक दीवार तो मतलब उस ड्रेन की तरफ होगी। इससे यही पता चलता है ना। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, अब हम देखेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी कि घर कैसे थे। द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब लोअर टाउन में जो भी बिल्डिंग्स हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो सामान्य लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग, उनकी बिल्डिंग्स हैं। मेनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड। तो क्या था घरों में कि बीच में जो है कोर्टयार्ड होता था और बाद में फिर उसके आसपास रूम्स होते थे, ठीक है। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़। अब कोर्टयार्ड को एक्टिविटीज़ का सेंटर माना गया घर के अंदर, जैसे कि कुकिंग, वीविंग एसेट्रा। और हॉट और ड्राई सीजन में, वेदर में यहाँ पर ही सारा काम होता होगा। वट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज एन अपेरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। एक और चीज़ देखी गई है यहाँ पर, प्राइवेसी। प्राइवेसी का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। कोई भी विंडोज़ नहीं देखने को मिली है ग्राउंड लेवल के वॉल्स पे, यानी कि जो नीचे वाला फ्लोर है उस पर जो वॉल्स हैं वहाँ पर कोई भी विंडो देखने को नहीं मिली है। यानी कि मेन एंट्रेंस भी जो है, ये ध्यान रखा गया है कि भाई मेन एंट्रेंस से घर का पूरा व्यू अच्छे से, इंटीरियर पार्ट अच्छे से ना दिखे। यानी कि दो चीज़ें हैं, एक तो ग्राउंड लेवल पे वॉल्स में विंडोज़ नहीं है, सेकेंडली ऐसा ध्यान दिया गया है कि मेन एंट्रेंस से घर का पूरा इंटीरियर अच्छे से दिख न पाए या फिर कोर्टयार्ड भी न दिखे, ये ध्यान दिया गया है। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। हर एक हाउस में एक उसका खुद का बाथरूम होता था विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। और साथ ही साथ वो बाथरूम जो है ड्रेन्स से कनेक्टेड होता था, यानी कि एक बाथरूम होता था और उसके बाहर वो एक छोटा सा ड्रेन होता था और बाहर वो जाके स्ट्रीट के मेन ड्रेन से कनेक्ट होता था। मान लो ये गली है और ये ड्रेन साथ ही साथ बह रहा है और इसे कवर भी कर दिया जाता था, ईंटों से ढक दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम था वी कैन से। आगे हम देखते हैं सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस। और कई घरों में तो स्टेयर केसेस, सीढ़ियों के भी सबूत मिले हैं टू रीच अ सेकेंड स्टोरे और द रूफ। इससे क्या पता चलता है कि वो सीढ़ियाँ सेकेंड स्टोरे या फिर रूफ तक जाने के लिए होती थी। मैनी हाउसेज हैड वेल्स, और ज़्यादातर घरों में कुएँ भी होते थे। कमरे के अंदर क्या होता था, दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासर बाय। लेट मी रीड इट अगेन। Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passerby. यानी कि घरों के कमरों के अंदर भी कुएं देखने को मिले हैं, ठीक है। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स, स्कॉलर्स ने हिसाब लगाया कि मोहनजोदारो में लगभग 700 वेल्स मिले हैं, ठीक है, 700 वेल्स। सिटाडेल, सिटाडेल कौन सा था, जो छोटा टाउन था, ठीक है, छोटा हिस्सा था। इट इज़ ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। अब सिटाडेल ऊंचाई पे है तो इससे क्या पता चला है कि भाई इसके अंदर कुछ स्पेशल तरह के पब्लिक पर्पसेस के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई थी। सिटाडेल को स्पेशल पर्पसेस के लिए रखा गया था, वी कैन से। दीज इंक्लूड द वेयर हाउस। अब इसके अंदर दो तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिली है। एक तो है वेयर हाउस, वेयर हाउसेज यानी कि जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है, और दूसरी है ग्रेट बाथ। तो ये दो तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिली है। मैसिव स्ट्रक्चर, अब वेयर हाउस क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर या फिर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग। लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन, और इसके लोअर ब्रिक, नीचे की ब्रिक्स की छोटे से दीवार देखने को मिली है। मतलब पूरा रूम अभी का भी ऐसे नहीं मिला है, बस नीचे की कुछ ईंटों के रिमेन्स मिले हैं, मतलब नीचे की थोड़ी सी दीवार ही देखने को मिली है।
while the upper portions probably of wood decayed long ago. हो सकता है ऊपर वुड से बनी हो दीवार बाकी की वो, लेकिन आज के टाइम पे वो बिल्कुल डिके हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बिल्डिंग है ग्रेट बाथ। ठीक है, ये ग्रेट बाथ क्या है? एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक होता है जो कि कोर्टयार्ड में होता है, सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन फोर साइड्स। क्या मतलब है? एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर एक टैंक होता है जिसके आसपास कॉरिडोर होते हैं, यानी कि ऐसे वी कैन से कॉरिडोर होते हैं। देयर आर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। और नॉर्थ में भी और साउथ में भी दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती है इसके अंदर नीचे उतरने के लिए। ठीक है, मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, यू कैन सी। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? विच वॉज मेड वाटर टाइट बाई सेटिंग। अब ये जो टैंक होता है, ये जो ग्रेट बाथ है, इसको वाटर टाइट किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर अच्छे से मोटार से इसे कवर कर दिया जाता है, जिप्सम की मोटार से। मोटार क्या होता है? एक तरह का सीमेंट यू कैन से, उससे ढक दिया जाता है, मतलब बिल्कुल इससे बाहर लीकेज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड। और जो ये ग्रेट बाथ है इसकी 3 साइड्स पे रूम्स भी होते थे। इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल, जिसमें से एक रूम के अंदर बहुत बड़ा कुआं होता है। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोर इनटू ह्यूज ड्रेन। और जो टैंक में जो पानी है वो एक बहुत बड़े ड्रेन के थ्रू फ्लो करता है। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 रूम्स। और नॉर्थ साइड में क्या देखने को मिला है? अक्रॉस अ लेन, एक लेन है, एक पतली सी लेन है, उसके आगे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके अंदर 8 बाथरूम होते हैं। ठीक है, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रैन अलॉन्ग द कॉरिडोर। हर एक बाथरूम के जो ड्रेन है, जहाँ पे वो वेस्ट जाता है बाथरूम का, वो हर एक बाथरूम का जो ड्रेन है वो कॉरिडोर की ड्रेन से कनेक्टेड है। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड हैज लेड scholars to suggest it was meant for some kind of special ritual bath। अब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला है उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये मतलब सोचा है कि भाई ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता होगा, ये कुछ रिचुअल बाथ के लिए। रिचुअल बाथ जैसे कि हम घाट हमने सुने होंगे, कुछ रिलीजियस घाट्स होते हैं, बस उस तरह का ही कुछ घाट माना गया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने नहीं करा है तो। ऑल्सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।